वेलकम टू लर्न समथिंग न्यू चैनल। आज हम 10वीं कक्षा का पार्ट नंबर 3 गिल्लू देखने जा रहे हैं। इस पार्ट के लेखिका हैं महादेवी वर्मा। तो इनका सबसे पहले परिचय यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये देखिए इनका परिचय। महादेवी वर्मा जी विश्व स्तर की कवयित्री हैं, यानी कि पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है, यानी मॉडर्न एज की मीरा कहा जाता है। उनका जन्म 24 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ। उनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा और माता हेमा रानी थी। तो उनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद था और माता का नाम हेमा रानी था। उन्होंने प्रयाग के विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए उपाधि प्राप्त कर प्रयाग के महिला विद्यापीठ में प्रधान अध्यापिका का पद संभाला। तो उन्होंने क्या किया, प्रयाग का जो विश्वविद्यालय था वहाँ से संस्कृत में एमए की उपाधि प्राप्त की और एक प्रयाग में ही एक विद्यापीठ था, वहाँ पर उन्होंने प्रधान अध्यापिका का कार्यभार संभाला। महादेवी वर्मा जी ने गद्य और पद्य दोनों की रचना की है। आप देख सकते हैं कि उन्होंने दोनों गद्य और पद्य में रचनाएं लिखी हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं यामा, सांध्य गीत, दीपशिखा, निर्जा, निहार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियाँ आदि। ये सभी क्या हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे देखिए, महादेवी वर्मा जी को सेक्सरिया, मंगल प्रसाद, द्विवेदी पदक आदि अनेक पुरस्कार प्राप्त हैं। ये सभी अवार्ड्स के नाम हैं। ये इनको सम्मानित किए गए हैं इनकी रचनाओं के लिए। उनकी यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। तो उनकी जो यामा रचना है उसके लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। इस महान रचनाकार यानी महादेवी वर्मा जी का निधन सितंबर सन 1987 को हुआ। इनका निधन भी हो चुका है 1987 में। तो ये था लेखिका का परिचय। अब हम पाठ का आशय देखते हैं। ये पाठ आपके लिए क्यों दिया गया है? कौन कह सकता है कि पशु पक्षी भावहीन प्राणी हैं? यानी कि पशु पक्षी भी, उनमें भी फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं, उनमें भी भाव होते हैं। वे भी हमारी तरह कभी कभार हमसे भी अधिक भावानुकूल, विचारवान और सहृदय व्यवहार करते हैं। यानी कि जैसे इंसान किसी पर दया करता है या फिर उसे प्रेम करता है किसी से, तो वैसे ही जानवर भी, उनमें भी दया का भाव, प्रेम भाव होता है। महादेवी वर्मा ने एक छोटा सा जीव गिलहरी के बच्चे का रेखांकन कर प्राणी जगत की मानव सहज जीवन शैली का प्रभावशाली चित्रण किया है। यानी एक छोटे से जीव का, यानी गिलहरी के बच्चे का एक यहाँ पर उसका पूरी जिंदगी के बारे में यहाँ पर लेखिका ने इस पाठ में बताया है। आज के संदर्भ में जहाँ मानव के स्वार्थ के कारण पशु पक्षी की जातियाँ लुप्त होती जा रही हैं, वहाँ महादेवी वर्मा जी का यह संस्मरण उनकी रक्षा करने और उनके प्रति प्रेम भाव जगाने की दिशा में एक सार्थक प्रयत्न सिद्ध होता है। तो यहाँ पर देखिए कि लेखिका ने क्या किया है। ये सोचकर ये पाठ आपको दिया गया है कि आजकल लोग अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए पशु पक्षी की हत्या कर रहे हैं, उनको पकड़ कर बेच रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर इस गिलहरी का पाठ आपको दिया गया है ताकि इस पाठ में दिखाया गया है कि पशु पक्षी भी कितने प्रेम भाव से रह सकते हैं और उनसे किस तरह से प्रेम किया जाना चाहिए। ये महादेवी वर्मा जी ने एक रेखा चित्र लिखा है। तो यहाँ पर अभी हम उसे देखने जा रहे हैं। यहाँ देखिए इस बॉक्स में क्या दिया गया है। इस पाठ में स्नेह भाव तथा प्राणी दया की सीख मिलती है। तो इस पाठ में क्या दिया गया है, स्नेह भाव तथा प्राणी दया की सीख हमें इससे मिलती है। यानी कि प्रेम भाव, इसमें कैसे जानवरों से, पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए तथा उन पर दया कैसे करना चाहिए, इस पाठ से हमें सीखने को मिल जाता है। पशु पक्षियों के स्वभाव और उनकी जीवन शैली के साथ साथ उनके प्रति महादेवी वर्मा के प्रेम से बच्चे परिचित होते हैं। तो यहाँ पर इस पाठ में पशु पक्षियों के स्वभाव, यानी वो कैसे रहते हैं, उनका क्या स्वभाव है और उनकी जीवन शैली, यानी वो अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हैं, इसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। और उसके साथ साथ महादेवी वर्मा जी को पशु पक्षियों से कितना प्रेम और लगाव था, उसका भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो चलिए पाठ देखते हैं। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा, दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुओल जैसा खेल रहे हैं। यह काकभुशुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित और अति अवमानित। तो देखिए लेखिका एक दिन अचानक सवेरे कमरे से बाहर आंगन में आई
तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि दो कौवे क्या कर रहे थे, एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआछोल यानी चोंचों से छूने का, किसी चीज़ को छूने का प्रयास कर रहे थे। तो लेखिका क्या कहती हैं कि ये काकभुशुंडी, आप काकभुशुंडी का अर्थ यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या है। यहाँ पर देखिए टिप्पणी में दिया गया है, काकभुशुंडी यानी पुराण कथा में कौवे को पक्षियों के गुरु के रूप में स्वीकार किया गया है, यानी कि काकभुशुंडी का अर्थ भी कौवा ही है। यहाँ पर देखिए कि काकभुशुंडी भी विचित्र पक्षी है, तो यहाँ पर लेखिका ने कौवे को एक अलग पक्षी बताया है, सबसे भिन्न बताया है। क्यों? क्योंकि वह एक साथ समादरित है, अनादरित है, अति सम्मानित और अति अवमानित, यानी एक साथ सम्मान के लायक भी है और अपमान के लायक भी है। तो यहाँ पर क्यों ऐसा कहती हैं आप आगे देख सकते हैं। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। तो यहाँ पर लेखिका क्या कह रही हैं कि अगर जो बेचारे पुरखे यानी कि जो जिनकी मृत्यु हुई है, अगर उनको किसी पक्षी का रूप धारण करना होगा तो वो सिर्फ काक यानी कि कौवे का ही रूप धारण करना पड़ता है। ना तो वो मयूर यानी मोर के रूप में आ सकते हैं, ना हंस के रूप में आ सकते हैं, ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं। अगर उन्हें आना है पितर पक्ष हमारे से कुछ लेने के लिए, पाने के लिए, तो उन्हें सिर्फ काक यानी कौवे का रूप ही धारण करके आना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। तो लेखिका क्या कह रही है कि अगर किसी के घर पास कौवा बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है तो लोग कहते हैं कि अभी कोई मेहमान आने वाला है, तो इससे ये समझा जाता है। तो यहाँ पर कर्कश स्वर का अर्थ है कड़वा स्वर, यानी उसके जो बोली है उसका स्वर है वो मीठा नहीं है। दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं, यानी कि उसे अच्छा शगुन नहीं माना जाता। जब कौवा जोर जोर से चिल्लाने लगता है तो लोग कहते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है या कुछ अच्छा नहीं होने वाला। आगे देखते हैं। मेरे काकपुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर लेखिका कौवों को देखकर जो पुराण कथा के रूप में जो सोच रही थी कौवों के बारे में, उन्होंने वो सोचना अचानक बंद कर दिया, क्योंकि उनकी दृष्टि एक छोटे से गमले की और दीवार की संधि में जो छोटा सा जीव पड़ा था उसके ऊपर उनकी दृष्टि पड़ गई। सामने जाकर उन्होंने देखा तो वहाँ पर एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा गिर गया था। लेखिका सोचती हैं कि अपने घोंसले से गिर पड़ा है और अब जो दो कौवे थे वो क्या कर रहे हैं, उसमें अपना सुलभ आहार, खाने के योग्य आहार खोज रहे हैं। काकद्वय की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चय सा गमले से चिपका पड़ा था। तो देखिए काकद्वय का अर्थ है दो कौवे, यानी दो कौवे जो गमले के पास थे उन दोनों को एक शब्द दिया गया है काकद्वय। काकद्वय यानी दो कौवों की चोंचें जो हैं गिलहरी के छोटे से शरीर पर लग गई थी, जिससे वो घायल हो गया था, उसे चोट आई थी, इसलिए वह गमले से चिपका पड़ा था, हिल भी नहीं रहा था। सब ने कहा कौवों की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, इसलिए इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। तो सब लोगों ने कहा कि ये जो कौवों ने जो घाव किए हैं उसके शरीर पर ये बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है, इसलिए वह ठीक भी नहीं हो सकता, इसे ऐसे ही छोड़ दें करके कहते हैं। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में ले आई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका की उंगली पकड़कर, तो यहाँ पर देखिए सबके कहने के बावजूद भी, मना करने के बावजूद भी लेखिका का मन नहीं माना। उन्होंने उस गिल्लू को हौले से धीरे से उठाकर अपने कमरे में लेकर गई। फिर रुई यानी कॉटन से रक्त पोंछकर, खून पोंछकर उस गिल्लू के घावों पर पेंसिलिन नामक का मरहम लगाया। फिर उसका कई घंटे के इलाज के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी डाला गया और तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त स्वस्थ हो गया कि वह नीली कांच की मोतियों जैसी आँखों से इधर उधर देखने लगता था। यहाँ पर लेखिका ने उसकी आँखों का वर्णन नीले कांच की मोतियों जैसा
बताया है। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। तो यहाँ पर देखिए 3-4 महीनों में ही उसके स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ निकल आई। स्निग्ध का अर्थ है जो उसके शरीर पर बाल जो होते हैं वो बहुत ही मुलायम और नरम होते हैं। रोएं का अर्थ है बाल। तो झब्बेदार पूंछ यानी कि पूंछ जो होती है बहुत भरी हुई होती है बालों से। और चंचल चमकीली आंखें यानी उसकी जो आंखें होती हैं गिलहरी की, वो एक जगह पर टिकती नहीं है, बस इधर उधर घूमने और देखने लगता है। तो वो आंखें भी कैसी थी? चमकीली थी। यहाँ ऊपर क्या बताया? नीले कांच की मोतियों जैसे, और यहाँ पर अभी लेखिका चंचल चमकीली आंखें बता रही है। तो वह सबको क्या करने लगी? आंखनी और उसका ध्यान आकर्षित करने लगी। हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। तो यहाँ पर देखिए लेखिका ने क्या किया, उसके लिए एक रहने की जगह बनाई। किससे बनाई? एक जो फूल रखने की डलिया होती है, एक टोकरी होती है, उसमें कॉटन बिछाया और कॉटन बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। 2 वर्ष वही गिल्लू का घर रहा। यानी गिल्लू की जितनी जीवन की अवधि थी वो वहीं पर अपना घर बनाकर रहता था। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। देखिए यहाँ पर वो क्या करता था, जो खिड़की पर वो जो डलिया लटकाई गई थी उसके रहने के लिए, तो वो खुद स्वयं अपने आप से हिलाते रहता था और खिड़की के बाहर और कमरे के भीतर देखते रहता था। लेखिका कहती हैं कि उसका जो कार्यकलाप और समझदारी थी वो सबको क्या करने लगी? हैरान, आश्चर्य करने लगी। सब लोग हैरान होने लगे उसके कार्यकलाप को देखकर। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। तो जब लेखिका लिखने के लिए बैठा करती थी तो गिल्लू लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक उपाय खोज निकाला था ताकि लेखिका मेरी ओर देख सके। वो उपाय क्या है देखिए यहाँ पर। वो मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता और उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक कि मैं उसे पकड़ने के लिए न उड़। तो यहाँ पर देखिए लेखिका क्या कहती हैं कि गिल्लू ने क्या कौन सा उपाय खोज निकाला था कि वह लेखिका के जब लेखिका लिखने के लिए बैठा करती थी तो वहाँ तक उनके पैर तक सर करके आता था। फिर उसी तेज़ी से, यानी कि उनकी जो स्पीड है भागने की बहुत होती है, तो स्पीड से, उस गति से, बहुत ज़्यादा गति से ऊपर पर्दे पर चढ़ जाता था और फिर उसी तेज़ी से नीचे उतरता था। और ये तब तक उसका दौड़ने का क्रम चलता रहता था जब तक कि स्वयं लेखिका उसे पकड़ने के लिए न उड़ती थी। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती थी कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा होकर वो अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देख। तो यहाँ पर देखिए लेखिका को जब सताने लगता था तो लेखिका उसे पकड़कर एक लंबे लिफाफे में रख देती थी। तो लिफाफे का अर्थ होता है एनवलप। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एनवलप है यानी लिफाफा। तो लेखिका क्या करती थी, गिल्लू को पकड़ करके इस लिफाफे में बंद रखती थी। उसका पूरा लघुगात जो है, यानी पूरा जो छोटा शरीर है गिलहरी का, वो लिफाफे के भीतर बंद रहता था और ऊपर की ओर सिर्फ उसका मुंह और जो नन्हे 2 पंजे हैं, पंजों से इस लिफाफे को पकड़े रहे। और ऐसी स्थिति में क्या है, घंटों मेज पर दीवार के सहारे वो खड़ा रहकर चमकीली आंखों से लेखिका का कार्यकलाप देखा। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से उसे पकड़कर कुतरता रहता। तो यहाँ पर देखिए जब गिल्लू को भूख लगती थी तो वो चिक चिक करके लेखिका को सूचना देता कि मुझे भूख लगी है। तो लेखिका उसे खाने में काजू या बिस्कुट देती थी। तो वो उसे पकड़कर ऐसी स्थिति में लिफाफे में बंद रहते रहते ऊपर बाहर वाले पंजों से उसे पकड़कर अपने मुंह से उसे कुतरना यानी कतर के खाते रहता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक। गिलहरियां जो हैं ज़्यादातर वसंत ऋतु में ही बाहर दिखती हैं,
तो गिलहरी के जीवन का भी प्रथम वसंत आ। तो लेखिका के घर के पास दूसरी गिलहरियां आकर खिड़की के जाली के पास चिक चिक करके आवाज़ करने लगती थी। तो गिल्लू उन्हें बाहर देखते रहता था और जाली के पास बैठकर अपनापन यानी अकेलापन महसूस करते रहता था। तो ये देखकर लेखिका को लगा कि उसे मुक्त करना, उसे आज़ाद करना ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में हम ये पार्ट यहाँ तक देखेंगे। अगले पार्ट में इसके आगे का भाग देखते हैं। आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें।